दोस्तों, आज की कहानी मिडिल ईस्ट में हुए दूसरे गल्फ वॉर की है। इस वॉर को इराक वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉर 2003 में शुरू हुआ और अगले 8 सालों तक बिना किसी सिग्निफिकेंट गेन के यूं ही चलता रहा। लेकिन इसकी कहानी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि इससे कुल 2 सालों पहले अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 9/11 टेररिस्ट अटैक्स की। जैसा कि हम जानते ही हैं, इस अटैक को अफगानिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप अल-कायदा के द्वारा अंजाम दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अटैक का इराक से क्या लेना देना है। दोस्तों, माना कि 9/11 में इराक का कोई रोल नहीं था, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का यह परसेप्शन था कि इराक अगले 9/11 को अंजाम जरूर दे सकता है। उनको यह लगता था कि अगर वर्ल्ड की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो सद्दाम हुसैन को उसकी गद्दी से हटाना ही होगा। और क्योंकि इराक के पास पहले भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पाए गए थे, इसीलिए यह रिस्क और भी ज्यादा खतरनाक था। और इसी का सहारा लेते हुए अमेरिका 2003 में इराक पर फिर एक बार अटैक कर देता है। वहां उसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसा तो कुछ हाथ नहीं लगता है, लेकिन इस वॉर के बाद इराक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। 8 साल तक चले इस वॉर में अमेरिका सद्दाम हुसैन को तो खत्म कर देता है, लेकिन इराक को स्टेबलाइज करने में आज तक भी सफल नहीं हो पाया है। तो क्या थी इस वॉर की पूरी कहानी, इसके क्या कारण थे और इसका कैसे अंत हुआ, ये सब हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इवेंट्स लीडिंग टू वॉर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, 1990 में हुए गल्फ वॉर की सभी हॉस्टिलिटीज 28 फरवरी 1991 को खत्म हो जाती हैं। अमेरिका द्वारा लेड कोalition फोर्सेस और इराक के बीच एक सीज फायर साइन होता है, जिसके साथ इस वॉर पर पूर्ण विराम लग जाता है। वॉर के दौरान इराकी आर्मी और इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका अपने एक मेजर ऑब्जेक्टिव यानी सद्दाम हुसैन को उसकी गद्दी से हटाने में सफल नहीं हो पाया था। इसीलिए ये सद्दाम हुसैन को कंट्रोल में रखने के लिए एक कंटेनमेंट पॉलिसी अपनाते हैं, जिसके तहत कोalition फोर्सेस जाने से पहले नॉर्दर्न इराक में मौजूद कुर्द्स और सदर्न इराक में शियाइट फोर्सेस को प्रोटेक्शन देने के लिए इन दोनों रीजन्स में एक नो फ्लाई जोन इंपोज कर देते हैं, जिससे कि इराकी गवर्नमेंट इन रीजन्स पर अटैक ना कर सके। कहा जाता है कि अमेरिका ने उस वॉर के खत्म होने के बाद इन रीजन्स की फोर्सेस को सद्दाम के अगेंस्ट जाने के लिए कहा था। उनको लगता था कि ये अपराइजिंग्स ही सद्दाम हुसैन को उसकी गद्दी से हटा देंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो पाया। उल्टा सद्दाम ने इन दोनों ही अपराइजिंग्स को क्रश कर दिया। खैर, इसके अलावा सद्दाम को कंटेन करने के लिए इराकी इकोनॉमी पर सैंक्शंस की बौछार की गई। यूएन के द्वारा इराक पर ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया जाता है, यानी अब कोई भी देश उसके साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। यूएन यहां पर ऑयल फॉर फूड नाम का एक प्रोग्राम भी चलाता है, जिसके तहत इराक से ऑयल के बदले उसको फूड और बाकी ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई दी जाती है, लेकिन उसको किसी तरह का पैसा या वेपन्स सप्लाई नहीं किए जा सकते थे। इसी के साथ इराक के केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को खत्म करने के लिए यहां पर यूएन स्पेशल कमीशन की एक इंस्पेक्शन फोर्स को भी डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन अमेरिका का कहना था कि इराक इन फोर्सेस के काम को हैम्पर कर रहा है और वो अपनी डिसआर्मामेंट ऑब्लिगेशन को सीरियसली नहीं ले रहा है। अगस्त 1998 में इराक इस इंस्पेक्शन को ये कहते हुए पूरी तरह से रिमूव कर देता है कि ये फोर्सेस अमेरिका के लिए इराक में जासूसी कर रही थी। इसी को देखते हुए अक्टूबर 1998 में यूएस में इराक लिबरेशन एक्ट पास किया जाता है। इसके तहत सद्दाम को हटाना यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक ऑफिशियल एजेंडा बन जाता है। इसके अंडर इराक में डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन ग्रुप्स को $97 मिलियन की असिस्टेंस दी जाती है, ताकि इराक में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जा सके। 1 महीने बाद यूएस और यूके की फोर्सेस सद्दाम के न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इराक में एक बॉम्बार्डमेंट कैंपेन लॉन्च करते हैं। इस कैंपेन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स। खैर, 2000 में जूनियर जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो इराक के अगेंस्ट एक बेहद अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ये कहा था कि अगर वो जीतते हैं तो वो इराक लिबरेशन एक्ट को पूरी तरह अप्लाई करेंगे
और ये सद्दाम को हटाने में एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट का काम करेगा। 9 सितंबर 2001 को अमेरिका पर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है और इसी के बाद सद्दाम को हटाने के एफर्ट्स बहुत तेजी से स्पीड अप होते हैं। अब यहां ये तो सबको पता ही था कि इराक का अल-कायदा से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए 9/11 अटैक्स को डायरेक्टली इराक के इन्वेजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसीलिए प्रेसिडेंट बुश यहां पर इस इन्वेजन का ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं। जनवरी 2002 में अमेरिका को एड्रेस करते हुए वो ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ ईविल का हिस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि यूएस किसी भी कीमत पर दुनिया की सबसे खतरनाक रेजीम्स को ये अलाउ नहीं करेगा कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। सितंबर 2002 को प्रेसिडेंट बुश इराक में न्यूक्लियर वेपन्स की प्रेजेंस का हवाला देते हुए अपने इन्वेजन के प्लान को यूएनएससी में पेश करते हैं। दोस्तों, इस बीच कई अमेरिकन और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कंफर्म कर चुकी थीं कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। कई सोर्सेज का कहना था कि इसके होने के चांसेस ना के बराबर हैं और इराक वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर कोई थ्रेट पोज नहीं कर सकता। हालांकि यूके यूएस के इन्वेजन प्लान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी इसके खिलाफ थे। एक लंबी डिबेट के बाद यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 1441 पास करते हुए इराक में अपनी इंस्पेक्शंस को वापस शुरू करने की बात की। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर इन फोर्सेस को अपना काम करने नहीं दिया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक हो सकते हैं। 13 नवंबर को सद्दाम हुसैन इस इंस्पेक्शन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। फरवरी 2003 को इंस्पेक्शन फोर्सेस कंफर्म कर देती हैं कि इराक में न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बीच अक्टूबर 2002 में यूएस कांग्रेस प्रेसिडेंट बुश को इराक के ऊपर अटैक करने के डिसीजन की पावर दे देती है। इस बीच प्रेसिडेंट बुश अमेरिकन पब्लिक का भी अच्छा खासा सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। 2003 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल फिर से इराक में वेपन्स के छिपे होने के आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। साथ ही वो इस बार इराक और अल-कायदा के लिंकेजेस के आर्ग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन के बाद यूएस और यूके समेत यूएनएससी के कुछ और मेंबर्स इराक में फोर्स यूज करने का रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन फ्रांस, रशिया की ओर से वीटो के हाई चांसेस होने और कनाडा और जर्मनी से सपोर्ट न मिलने की वजह से यूएस इस रेजोल्यूशन को विड्रॉ कर लेता है। 17 मार्च को प्रेसिडेंट बुश सद्दाम और उसके दोनों बेटों को सरेंडर करने और इराक को छोड़ने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन देते हैं। इस बीच दुनिया के कई देश और अमेरिका के खुद की कई इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिसर्स इस वॉर के अगेंस्ट प्रेसिडेंट बुश को वार्न करते हैं। यूएन इस वॉर को यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट बताता है, लेकिन अमेरिका अपना माइंड बना चुका था। और फाइनली यूएस प्रोटेस्टर्स और यूएन की बात बिना सुने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च कर देता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, मार्च 2003 टू मई 2003। 19 मार्च 2003 को अमेरिका लगभग 40 देशों की कोalition फोर्सेस के साथ मिलकर इराक पर हमला बोल देता है। दिन के अर्ली आवर्स में यूएस इराक में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। यहां पर उनके द्वारा शॉक एंड ऑ की पॉलिसी अपनाई जाती है। इसका मतलब यह होता है कि अपने राइवल्स को इतनी इंटेंसिटी के साथ अचानक अटैक किया जाए कि वो इसको झेल ही ना पाए। पहले फेज में यूएस और उसके एलाइज बागदाद और बाकी इराकी सिटीज पर भारी बमबारी शुरू कर देते हैं। बागदाद में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स के टारगेट्स पर सीक्रेट रेड्स की जाती हैं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि अंत तक उनको यहां पर कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। खैर, 19 मार्च की रात को नाइट स्टॉकर्स सदर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स में इराक के 70 से भी ज्यादा मिलिट्री आउटपोस्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 20 मार्च को यूएस और ब्रिटिश ग्राउंड फोर्सेस कुवैत की साइड से इराक में एंटर करती हैं। 26 मार्च को ये ट्रूप्स टर्की की साइड से नॉर्दर्न फ्रंट को भी ओपन कर देते हैं। नॉर्दर्न साइड से कर्डिश फोर्सेस एरिका ट्रूप्स का साथ देती हैं। केवल 4 हफ्तों के अंदर अंदर बागदाद समेत इराक की ज्यादातर मेजर सिटीज यूएस के कंट्रोल में आ जाती हैं।
1 मई तक प्रेसिडेंट बुश यहां अपने सभी मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस को एंड कर देते हैं। 13 दिसंबर 2003 आते आते टिकरिक से सद्दाम हुसैन को भी कैप्चर कर लिया जाता है। 2006 में सद्दाम हुसैन को हैंग कर दिया जाता है। इस तरह इराक का रूथलेस डिक्टेटर तो वहां से चला गया था। लेकिन इराक में अब जो होने वाला था वो भी सद्दाम की डिक्टेटोरियल रेजीम से कुछ कम नहीं था। और वो क्या था, आइए देखते हैं। इंसर्जेंसी 2003 to 2011। तो दोस्तों, सद्दाम की सत्ता गिरने के बाद अब सवाल यह था कि इस कंट्री को रूल कौन करेगा। जाहिर सी बात है कि सद्दाम की रेजीम के गिरते ही इराक में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। सद्दाम का एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था जिसने पूरी कंट्री को एक साथ बांध कर रखा था। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन के गिरते ही देश में अलग अलग एथनिसिटी के लोग पावर पर कब्जा करने के लिए आगे आते हैं। ये सभी ग्रुप्स अपने अपने मिलिशियाज को खड़ा कर देते हैं। यहां अमेरिका कर्ड्स और शियाइट फोर्सेस को पहले ही अपनी साइड कर चुका था। उनको यह दिलासा दी गई थी कि सद्दाम के हटने के बाद उनकी सभी डिमांड्स पूरी कर दी जाएंगी, और ऐसा ही होता है। 10 अप्रैल 2004 को सद्दाम को कैप्चर करने के बाद यूएस फोर्सेस रेडिकल शिया मेजॉरिटी को सत्ता सौंप देती हैं। इस बात को लेकर देश की कई एथनिक फैक्शंस एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। अब ये मल्टी एथनिक कंट्री एक डेवास्टेटिंग इंसर्जेंसी की चपेट में आ जाती है। पूरा का पूरा इराक अनस्टेबल हो जाता है। इस मैसिव इंस्टेबिलिटी के बीच यूएस यहां पर 2005 में इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कराता है। इन इलेक्शंस में भी पावर मेजॉरिटी शिया के पास ही जाती है। शियाज पावर में आते ही एंटी सुन्नी पॉलिसीज लॉन्च करते हैं। सुन्नीज के अगेंस्ट पूरे देश में ऑपरेशन का माहौल छाया रहता है। ऐसे में सुन्नी लीडर्स भी इस वायलेंस में शामिल हो गए। उन्होंने शिया फोर्सेस के अगेंस्ट वायलेंट अटैक्स करने शुरू कर दिए। पूरा देश अब शिया सुन्नी और बाकी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की आग में झुलस रहा था। यहां पर शिया और सुन्नी फोर्सेस को दो मेजर प्लेयर्स का सपोर्ट मिलता है। सुन्नी फोर्सेस को सऊदी अरेबिया और शिया फोर्सेस को ईरान सपोर्ट करता है। ये दोनों देश इंटेलिजेंस, वेपन्स, मनी और बाकी चीजों के जरिए यहां अपने अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अनस्टेबल और कॉन्फ्लिक्ट रिडन माहौल में यहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स को पनपने का फर्टाइल ग्राउंड मिल जाता है। आइसिस और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स देखते ही देखते इराक में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आए दिन बागदाद में वायलेंट बॉम्बिंग्स देखने को मिलती है। 2004 से लेकर 2007 तक ये एथनिक वायलेंस यहां अपने पीक पर होती है। इराक में एक समय पर 100 से ज्यादा मिलिशिया ग्रुप्स बनकर तैयार हो गए थे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या टेररिस्ट ग्रुप्स अपने साथ मिलिशिया जरूर रखते थे। तो दोस्तों, यहां एक नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रंट्स पर क्लैशेस देखने को मिल रहे थे, जिसमें एक मेजर क्लैश एथनिक लीडर्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, जबकि दूसरा फॉरेन फोर्सेस और टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट। इस बढ़ती वायलेंस को देखते हुए यूएस मार्च 2007 में यहां अपने ट्रूप्स की संख्या को तेजी से बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 2008 तक आते आते यहां पर वायलेंट अटैक्स का नंबर काफी हद तक रिड्यूस भी हुआ। लेकिन 2011 में प्रेसिडेंट ओबामा की गवर्नमेंट इस वॉर को खत्म करते हुए अपने सभी ट्रूप्स को इराक से वापस बुला लेती है। यानी अमेरिका इस सिविल वॉर के दलदल से खुद को वापस खींच लेता है। लेकिन उसके बाद भी इराक में इंसर्जेंसी ने थमने का नाम नहीं लिया। पहले यहां पर टेररिस्ट अटैक्स का टारगेट अमेरिकन फोर्सेस बना करती थी। ये ज्यादातर हमले फॉरेन ट्रूप्स के बेसिस पर किए जाते थे। लेकिन 2011 में जब अमेरिकन ट्रूप्स यहां से वापस चले गए, उसके बाद इन अटैक्स का टारगेट देश की मिलिट्री फोर्सेस बनी, जिनमें मुख्य रूप से शिया मौजूद थे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस पूरे वॉर में $1 ट्रिलियन के साथ साथ लगभग 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स और 2 लाख इराकी लोगों की बलि दी गई। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसे मिडिल ईस्ट का जन्म हुआ जिसकी इंस्टेबिलिटी आज इतने सालों बाद भी अपने पीक पर है। यहां पर लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बद से बदतर हो चुकी हैं। सेक्टेरियन वायलेंस के चलते लाखों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर यहां से पलायन कर चुके हैं। ये लोग रेफ्यूजीज बनकर मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों में शरण लेने पर मजबूर हो गए हैं।
आज टेरर से मुक्त होना तो दूर, बल्कि इराक खुद ग्लोबल जिहादिस्ट मूवमेंट का हब बना हुआ है। यहां से टेररिस्ट ग्रुप्स पूरे विश्व भर में टेररिज्म को सप्लाई करते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका का जो वॉर टेररिज्म से लड़ने के लिए शुरू किया गया था, वही वॉर इराक को इतने सालों से टेररिस्ट वायलेंस की आग में झुलसा रहा है।